बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में लॉकडाउन के अख्ताम के बाद इंटर स्टेट बस सर्विस हुई शुरू। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए आज से ही सर्विस का आगाज, जबकि महाराष्ट्र के लिए बस सर्विस कल मंगल से होगी शुरू। पंद्रह महीनों के इंतजार के बाद फिर ट्रैक पर दौड़ेंगी एमएमटीएस। साउथ सेंट्रल रेलवे का ऐलान, 23 जून से शुरुआत में 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी। सीएम केसीआर ने किया वरंगल का दौरा। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखा संग बुनियाद। वरंगल अर्बन जिले को हनमकुंडा के नाम से तब्दील करने का भी किया ऐलान। वरंगल दौरे के मौके पर बेरोजगार नौजवानों की मुखालिफत का सीएम केसीआर को करना पड़ा सामना। केसीआर के काफिले के दौरान बेरोजगार नौजवानों के प्रोटेस्ट से थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। मखदूश उस्मानिया अस्पताल का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के एमएलएज और एमएलसीज के हमरा किया दौरा। सीएम केसीआर से उस्मानिया अस्पताल की नई बिल्डिंग की जल्द तामीर का किया मुतालबा। नाम उस्मानिया और आर्किटेक्चर मौजूदा इमारत की तर्ज पर तामीर करने पर दिया जोर। तेलंगाना में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी जारी। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 1197 केसेस, 9 की मौत। सबसे कम 1 केस निर्मल में तो सबसे ज्यादा 84 केसेस नलगुंडा में हुए दर्ज। और पेश है खबरों की तफसीर। पूरे भारत में लॉकडाउन खत्म करने वाली पहली रियासत बनी तेलंगाना में अब अवामी जिंदगी को दोबारा मामूल पर लाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तेलंगाना की इंटर स्टेट बस सर्विस की भी आज से दोबारा शुरुआत हो गई है। लॉकडाउन के मुकम्मल तौर पर इख्तिताम के बाद तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TSRTC ने आज से बैन रियासती बस सर्विस का आगाज कर दिया। ताहम आज पहले दिन मुसाफिरीन की तादाद में कमी देखी गई। तेलंगाना से एक और तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बसें चलाई गई, क्योंकि इस पड़ोसी रियासत यानी आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नरमी दी जा रही है। वहीं कर्नाटक के लिए भी आज से, जबकि महाराष्ट्र के लिए कल मंगल से बस सर्विस शुरू करने का ऐलान किया गया है। तेलंगाना में लॉकडाउन खत्म करने के ऐलान के बाद तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। वहीं अब ट्रांसपोर्ट को भी दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसी के तहत करीब 15 महीनों के बाद 23 जून से हैदराबाद में एमएमटीएस ट्रेनें दोबारा शुरू होंगी। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक इस महीने की 23 तारीख से एमएमटीएस ट्रेनें बहाल होंगी। 23 मार्च साल 2020 को एमएमटीएस सर्विस कोरोना वबा की वजह से बंद कर दी गई थी। साउथ सेंट्रल रेलवे के मुताबिक शुरुआत में 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी, इसके बाद इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने आज वरंगल का तूफानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ इफ्तिताही तकारीब में हिस्सा लिया। बिलखुसूस कदीम सेंट्रल जेल अहाते में 65 एकड़ अराजी पर मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए सीएम केसीआर ने भूमि पूजा की। वज़ीर आला बज़रिया हेलीकॉप्टर हनमकुंडा आर्ट्स कॉलेज ग्राउंड पर उतरे। बादशाह केसीआर ने वरंगल का कतिया मेडिकल कॉलेज अहाते में कालोजी नारायण के स्टैच्यू यानी मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाई और कालोजी की नाम से मौसूम कालोजी नारायण हेल्थ यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन अंजाम दिया। इसके अलावा सीएम केसीआर ने जिला कलेक्ट्रेट की नई इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सीएम केसीआर ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्कदा इजलास में खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने वरंगल अर्बन जिले को हनमकुंडा के नाम से तब्दील करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में वरंगल दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर कलेक्ट्रेट का क़याम अमल में लाया गया। हकीकत में निज़ाम के दौर में जबकि हुक्मरान शिकार के गर्ज से आते रहते थे, वो तारीख़ मुकाम वरंगल है जिसको अहमियत देते हुए ऐवान शाही हैसियत से डाक बंगले का क़याम हुआ। इस जगह पर जदीद इमारत का भी क़याम हुआ है। सीएम केसीआर ने तेलंगाना में माता शिशु केंद्र के क़याम का भी ऐलान किया। उन्होंने एयरपोर्ट के क़याम में अनकरीब कामों के आगाज़ करने की भी बात कही। దీన్ని చాలా కష్టపడి నిర్మించి మీకు అందించినటువంటి మన రోడ్లు భవనాల శాఖ మంత్రి గారికి అట్లాగే ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ శ్రీ గణపతి రెడ్డి గారికి ఈ బిల్డింగ్ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ను మన తెలంగాణ బిడ్డ
శ్రీమతి ఉషారెడ్డి గారికి నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు కూడా మనందరి పక్షాన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మాకు 2 చారిత్రక నగరాలు హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ లాగా హనుమకొండ వరంగల్ అనేది ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి జ్యూరిస్డిక్షన్ కొంచెం సర్దుబాటు చేసి హనుమకొండ జిల్లా వరంగల్ జిల్లా అని పెట్టండి, చాలా బాగుంటుందని చెప్తున్నాను. अब जब पूरा लोग चाह रहे तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ाना चाहिए. మీకు 2-3 రోజులని ఉత్తర్వులు కూడా ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాట్లు చేస్తాం. ఆ పక్కన మన ఆటోనగర్ స్థలం కానీ అజంజాయి మిల్ లోపల స్థలం కానీ ప్రజలకు చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉండే విధంగా ఇట్లాంటి కలెక్టరేటే అక్కడ కూడా వస్తుంది బ్రహ్మాండంగా. దాన్ని వరంగల్ కలెక్టరేట్గా వ్యవహరిస్తాం, దీన్ని హనుమకొండ కలెక్టరేట్గా వ్యవహరిస్తాం. తూర్పు ప్రాంతంలో మన వరంగల్, దక్షిణ ప్రాంతంలో నల్గొండ, పశ్చిమ ప్రాంతంలో నిజామాబాద్ ఈ జిల్లాలకు అంటే ఈ కేంద్రాలుగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. వరంగల్ యొక్క పరిస్థితి ఏంది అంటే డెఫినెట్గా 2వ అతి ముఖ్యమైన పట్టణం మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. అనేక కారణాల వల్ల జరగాల్సిన అభివృద్ధి జరగలే, ఇప్పుడు జరగాలి. దయాకర్రావు గారికి ధన్యవాదాలు, సత్యవతి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మేము చేసి చూపిస్తాం తప్పకుండా అని చెప్పిండ్రు. 2-3 పనులు అయితే మీరు అర్జెంటుగా చేయాలి. ఒకటి, ఇది రాజుల కాలం కాదు, రాచరిక వ్యవస్థ కాదు. వేరే కలెక్టరేట్లు మేము ఇనాగరేట్ చేస్తే అద్భుతంగా ఉన్నాయి అవి. మీరు దీన్ని చూసుకొని ఇటుకే మురిసిపోతాను, కానీ నేను మురవలేదు. కారణం ఏంటంటే హెలిప్యాడ్ వేరే కాడ దిగి ఇటుకి రావాలి. వేరే కలెక్టరేట్లలో బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడ హెలిప్యాడ్ అక్కడనే ఉంది. 25-30 ఎకరాల స్థలం కూడా ఉంది, చాలా బాగుంది. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के नज़रिया साज प्रोफेसर के जयशंकर की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। केसीआर ने प्रोफेसर जयशंकर के स्टैचू पर फूल माला चढ़ाए। केसीआर ने प्रोफेसर जयशंकर को नज़रिया साज करार दिया, जिन्होंने अलहदा रियासत की तहरीक के फ़लसफ़े को फैलाने में ज़िंदगी भर सख्त मेहनत की। वो एक इंटेलेक्चुअल थे जिन्होंने तेलंगाना में खुद हुक्मरानी के बारे में हमेशा ख्वाब देखा था। सीएम केसीआर को वरंगल दौरे के मौके पर अपनी मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा। दरअसल वरंगल अर्बन कॉम्प्लेक्स ऑफिस के इनॉग्रेशन करने जा रहे सीएम केसीआर के काफिले के सामने बेरोजगार नौजवानों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने प्रोटेस्ट के दौरान सीएम केसीआर से तालीम याफ्ता नौजवानों को फौरी रोजगार देने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की डिमांड की। काफिले के दौरान अचानक प्रोटेस्ट करने वाले बेरोजगार नौजवानों की इस हरकत पर सिक्योरिटी में तैनात पुलिस अमला भागते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता दिखाई दिया। कई एहतजाजी नौजवानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उस्मानिया अस्पताल की नई इमारत जल्द अज जल्द तामीर की जाए और उसका नाम भी उस्मानिया हो। साथ ही अस्पताल की नई इमारत का आर्किटेक्चर भी पुराने अस्पताल जैसा हो। इस तरह का मुतालबा मौजूदा उस्मानिया अस्पताल का पार्टी के एमएलएस के हमरा दौरा करने आए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। हैदराबाद के मशहूर उस्मानिया हॉस्पिटल का आज हैदराबाद एमपी और मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के एमएलएस, एमएलसीज और अराकीन बल्दिया के साथ दौरा करते हुए हॉस्पिटल की खस्ता हाल इमारत पर तशवीश जाहिर की। उन्होंने सीएम केसीआर से पुरजोर मुतालबा किया कि वो गरीबों के इलाज के लिए सहारा बने, इस अस्पताल में इलाज को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि अगर उस्मानिया की नई इमारत जल्द नहीं बनाई गई तो गरीबों के इलाज के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि पुरानी इमारत में इलाज बहुत कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कहना चाहते हैं कि उस्मानिया की हेरिटेज बिल्डिंग को अगर आप रखना चाहते हैं तो रखिए या फिर तोड़ दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उस्मानिया की नई बिल्डिंग को जल्द अज जल्द बनाने का फौरी ऐलान किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने साथ ही जोर देकर कहा कि अस्पताल का नया डिजाइन या आर्किटेक्चर पुराने उस्मानिया अस्पताल के आर्किटेक्चर की ही तरह होना चाहिए।
साथ ही अस्पताल की नई इमारत का नाम भी उस्मानिया रखा जाए। उस्मानिया नाम के साथ कोई पसोपेश या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर खुद आकर नई उस्मानिया अस्पताल की बिल्डिंग का संग बुनियाद रखे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि इस सिलसिले में वो जल्द ही सीएम केसीआर से मुलाकात करते हुए अपने मुतालबात उनके सामने रखेंगे। कराकीन कानून साज काउंसिल और मजलिस कराकीन बल्दिया, हमने ये एक 100 साल पुरानी इमारत है, एक इदारा है। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में उसका नुमाया मुकाम। उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से जो डॉक्टर्स निकले वो दुनिया के कोने कोने में अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, माहिर हैं। आज ये उस्मानिया मेडिकल कॉलेज बिल्कुल खस्ता हाल में आ चुका है। हॉस्पिटल पुरानी हेरिटेज की बिल्डिंग बंद होने की वजह से, क्योंकि वो डिलैपिडेटेड कंडीशन में आ गई, उसमें करीब 600 बेड थे। 30 ऑपरेशन करने के बेड वहां पर टेबल्स थे, वो बंद होने की वजह से, और साल में यहाँ पर 90,000 सर्जरीज होती थी, अब सिर्फ 44,000 सर्जरीज हो रही। 250 इंटेक है अंडर ग्रेजुएट का, पीजी के स्टूडेंट्स है 600 आते हर साल। तो ये तमाम हालात, और कोविड के बाद आवाम ने देख लिया कि कोविड की वजह से कितना माली बोझ, कितना मॉनिटरी बोझ तमाम आवाम पर पड़ा। पहली वेव में भी उस्मानिया हॉस्पिटल में कोविड का डेजिग्नेटेड सेंटर बनाया गया था, बेहतरीन यहाँ पर इलाज भी हुआ, लोगों की मौत भी हुई। मगर अब हालात इतने बुरे हैं कि अगर आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक नई उस्मानिया की हॉस्पिटल की बिल्डिंग नहीं बनाएगी तो और गरीब लोगों का नुकसान इसमें होगा। हम तेलंगाना हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि वो फौरन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग का ऐलान करें। रियासती तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। आज जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1197 केसेस दर्ज किए गए, वहीं 9 अफराद की मौत की इत्तला भी है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 1707 लोग कोरोना से शिफायाब हुए हैं। तेलंगाना में सबसे कम 1 केस निर्मल में दर्ज किया गया, तो सबसे ज़्यादा 84 यानी 84 केसेस नलगुंडा में दर्ज किए गए। जीएचएमसी लिमिट्स में 137 केसेस दर्ज किए गए। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने मुबारकबाद देते हुए योगा किया। उन्होंने कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली से वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक योगा के कई आसन किए। इस वर्चुअल प्रोग्राम में हिंदू पब्लिक स्कूल के तलबा के साथ साथ हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात के तुलबा भी शरीक हुए। उन्होंने योगा की अहमियत बताते हुए कहा कि योगा से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी वो मजबूत होते हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी की खुसूसी कोशिशों के सबब योगा के इंटरनेशनल लेवल पर योगा को पहचान मिली है और योगा डे के मौके पर करीब 200 कंट्रीज़ में योगा डे मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योगा की हमारी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी तौर पर इसे बनाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने भी आज योगा डे के मौके पर योगा के कई आसन किए। स्टेट आयुर्वेदा डिपार्टमेंट की जानिब से राजभवन में मुनक्कदा वर्चुअल योगा प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कई योगासन करते हुए योगा की अहमियत को बयान किया। इस मौके पर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि योगा रूहानी, जहनी और जिस्मानी वर्जिश है जो कई सालों से किया जाता है। कई लोगों ने योगा से हुए फायदे को बयान किया है। उन्होंने योगा की अहमियत बयान करते हुए मजीद कहा कि योगा से कैलोरीज बर्न होती है, मसल्स को ताकत मिलती है और जिस्म और दिमाग को मजबूती अता होती है। बुलेटिन में वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम खबरें। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप।
मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के IT मिनिस्टर के तारक रामाराव ने आज अचानक अपने हल्का असम्बली सिरसिला का दौरा किया। KTR के इस तरह अचानक सिरसिला पहुंचने पर ज़िले हुक्काम हैरतज़दा होकर उनका इस्तकबाल करने के लिए दौड़ पड़े। KTR ने अपने इस दौरे के मौके पर सबसे पहले तंगड़ापल्ली के मौजा मेटपल्ली में डबल बेडरूम्स मकानात का ज़िला कलेक्टर, ZP चेयरपर्सन, टेस्को आप चेयरमैन व दीगर के साथ मिलकर तामीरी कामों का मुआयना किया। बाद अज़ा उन्होंने सिरसिला बाईपास रोड पर नौ तामीर शुदा कलेक्ट्रेट, इंटीग्रेट बिल्डिंग और नर्सिंग कॉलेज में जारी तामीरी कामों का जायज़ा लिया। बाद अज़ा MLA कैंप ऑफिस पहुंचकर ज़िला हुक्काम के साथ ज़िले में जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लेने के लिए उन्होंने रिव्यू मीटिंग तलब की। तेलंगाना के एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने विकाराबाद रुकन असम्बली डॉक्टर M आनंद परगी रुकन असम्बली महेश रेड्डी, तांडूर रुकन असम्बली रोहित रेड्डी, जिला कलेक्टर पोसोमी बासु और दीगर जिला के आला अहदेदारों के साथ नई तामीर शुदा जिला कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का मुआयना करते हुए कामों का जायजा लिया। मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि नामुकम्मल कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। एजुकेशन मिनिस्टर ने इस मौके पर बताया कि बहुत जल्द वज़ीर आला KCR के हाथों नई तामीर शुदा कलेक्ट्रेट बिल्डिंग का इनाग्रेशन किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि तश्कील तेलंगाना के बाद हर डिपार्टमेंट को तरक्की दी जा रही है। नए ज़िला तश्कील देने के साथ साथ यहाँ पर नए ज़िला कलेक्ट्रेट की तामीर भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि नौ तामीर शुदा कलेक्ट्रेट में छोटे छोटे कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी गई है। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులలో ఏర్పడ్డ ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకుపోయే ప్రయత్నం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి KCR గారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఏ వింగ్ తీసుకున్నా అది ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, R&B కావచ్చు, పంచాయతీరాజ్ కావచ్చు, ఏదైనా కూడా తనే ఒక ఇంజనీర్ లాగా మారి ఈ రాష్ట్రాన్ని అన్ని రంగాల్లో ముందుకు తీసుకెళ్తూ ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో భాగంగా రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు, కొత్త మండలాల ఏర్పాటు, కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటైన తర్వాత గౌరవ శాసనసభ్యులకు క్యాంప్ ఆఫీస్తో పాటు ప్రతి జిల్లాలో కూడా కలెక్టరేట్ సేమ్ మోడల్తో కలెక్టరేట్ ఉండాలని, ప్రతి జిల్లాలో కూడా SP ఆఫీస్ ఉండాలని ఇలా ప్రణాళికబద్ధంగా ఏర్పాటు చేసిన దాంట్లో భాగంగా నిన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్దిపేటలో కొత్త కలెక్టరేట్ ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. సిద్దిపేట అండ్ నిజామాబాద్, తొందరలో వికారాబాద్ కూడా పెట్టుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. చిన్న చిన్న పనులు లాస్ట్ ఒక 5% వర్క్స్ మిగిలిపోయినాయి, అవన్నీ కూడా పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించడం జరిగింది. తొందరలో వాటిని పూర్తి చేసి అందించడం జరుగుతుంది. నాట్ ఓన్లీ కలెక్టరేట్ SP ఆఫీసే కాకుండా రైతుల పట్ల ప్రత్యేకమైన మమకారం ముఖ్యమంత్రి గారు. రైతన్నని అన్ని రంగాల్లో వెన్నుదన్నుగా ఉండి రైతన్నకు వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ రైతు వేదికలు అనేది కూడా ఈరోజు ప్రతి క్లస్టర్లో ఒక రైతు వేదిక అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామ పంచాయతీలు తీసుకుంటే కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పాటు చేయడం, గ్రామాల్లో అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం అనేది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. చాలా తొందరలో ఈ కలెక్టరేట్ని కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీద ప్రారంభం చేయడానికి తొందరలో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने आज खम्मम के मुख्तलिफ देहातों और गाँवों का अचानक दौरा किया और यहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने आज पंदयलापल्ली और जगन्नाथपुरम का दौरा करते हुए यहाँ का मुआयना किया। उन्होंने इन गाँवों में सैनिटेशन वर्क या साफ सफाई में हो रही लापरवाही पर मुताल्लिक़ अहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने मुताल्लिक़ अहदेदारों से कहा कि अगर गाँव में की गई गंदगी या साफ सफाई में लापरवाही से बीमारियाँ फैलेंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। उन्होंने फौरी तौर पर गंदगी को साफ करते हुए हरे भरे तेलंगाना पर अमल करने की तलकीन की। मिनिस्टर पुवाड़ा अजय कुमार ने जगन्नाथपुरम गांव का भी अचानक दौरा करते हुए रोड्स, स्ट्रीट लाइट्स का मुआयना किया। इसके अलावा यहाँ भी उन्होंने साफ सफाई में हो रही लापरवाही पर मुताल्लिक़ अहदेदारों पर नाराज़गी जाहिर की।
कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में तेलंगाना के नजरिया साज आंजहानी प्रोफेसर जयशंकर की मूर्ति पर स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने फूलमाला चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। इसके बाद स्पीकर ने कलकीचेरू मिनी टैंक बंड में बोटिंग और तेलंगाना तल्ली स्टैचू के तामीराती कामों का भी जायजा लिया। तेलंगाना में वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर करीब रोज़ ही कब्जे की खबरें सामने आ रही हैं। आज मंडल शाहबाद कब्रिस्तान में हो रहे नाजायज़ कब्जे के बारे में ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम को वाकिफ़ करवाया। बाताज़ा मीडिया से बात करते हुए काउंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने कहा कि तेलंगाना में वक्फ इमलाक पर कब्जे को रोकने में वक्फ बोर्ड नाकाम हो चुका है। अभी हम चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब से मुलाकात किए। ये शाहबाद की जो ना 12 एकड़ क़ब्रिस्तान का मसला है, तकरीबन 2 महीने से उस क़ब्रिस्तान के ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड को तवज्जो दिला जाता रहा। गैर मजाज कब्ज़े अभी भी जारी है, तामीरात हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से कोई ठोस बुनियाद पर काम नहीं हो रहा है। तो बिलखुसूस चेयरमैन साहब ने मुझे ख़ास तौर पर आज जो ना बुलाया था, मुझे उनके कहने पर बुलाने पर मैं आया। और अब इस वक्त DSP साहब और जो ना मुताल्लिक़ा जो ना इंस्पेक्टर्स वगैरह से बात की गई। यहाँ पर अफसोसनाक बात यह है कि चेयरमैन साहब जो है ना जिस बात पर करने के लिए अपने अमले को कह रहे हैं और वो अमला मुसलसल नज़रअंदाज करता जा रहा है। और ऐसे 2-3 केस हम वक्फ बोर्ड के हाथ को ला कीजिए जो वक्फ प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए अमले की काहली काबिल अफसोसनाक है और तवज्जो का जो ना तवज्जो का तालिब है, क्योंकि ये अवामी इमलाक को जब निशानदेही करके बताया गया है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी है, गैर मजाज कब्ज़े हैं, तो ये वक्फ बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि उसकी हिफाजत करे और ना कि जो है ना निशानदेही करने वालों को जो ना परेशान किया जाए। आज हमारे चेयरमैन साहब ने अपने अमले से कहा है कि सूफ़ी साहब अपना वक्त लगा के हमारी प्रॉपर्टी की निशानदेही कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड का काम ये है, अमले का काम ये है कि उसके लिए सरहद से काम करे। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि यहाँ अमला यानी सोने में मसरूफ़ है और जब जाते हैं ये बता दिया जाता है कि साहब आज काम हो जाएगा, आज काम हो जाएगा, महीनों काम नहीं हो रहा है। ये बात जो है ना काबिल मज़म्मत है और जो ना तब ये मुसलमानों की मिल्कियत है और इसके साथ ये खिलवाड़ ख़तई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ कि बेदार हो जाइए और ये वक्फ बोर्ड की काहली के ऊपर हमको वक्फ बोर्ड को बेदार करने की ज़रूरत है, ताकि हज़ारों एकड़ जो ज़मीन जो है ना मौजूद है वक्फ बोर्ड की काहली की वजह से नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं, उसका बचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी। आदिलाबाद MLA जोगू रमना ने तेलंगाना चौक पर वाक़ तेलंगाना के नज़रिया साज आंजहानी प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर फूलों का हार डालकर उन्हें खराज पेश किया। जोगू रमना ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए उन्होंने कलीदी रोल अदा करने वाले और तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना हासिल होने से पहले ही इंतकाल कर गए, जिस पर अफसोस होता है। జయశంకర్ గారి యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి ఘనమైనటువంటి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ మరి ఈరోజు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు లేకపోయినా మరి వారి యొక్క ఆకాంక్ష, వారి యొక్క దీర్ఘకాలిక కోరిక నిరంతరం తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని చెప్పి మరి కేసీఆర్ గారితో మరి వారి సారథ్యంలో మరి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి యొక్క సలహాల సూచనల మేరకు మరి ఈరోజు అప్పటి ఉద్యమ నేత ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు లేకపోతే ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి యొక్క ఆశయాలకు అనుగుణంగానే మనమందరం ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకున్న విషయాన్ని అనేక సందర్భాల్లో చెప్పడం వినడం జరుగుతుంది। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस सदर साजिद खान ने नकली बीजों और नकली खाद बेचने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की। बातज़ा उन्होंने कलेक्ट्रेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के अहलकार की लापरवाही की वजह से किसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को जालसाजी से बचाने के लिए आगे नहीं आया जा रहा है। इस मौके पर AICC मेंबर G सुजाता ने भी धरने में हिस्सा लिया। अरिकट्टाले
కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో కలెక్టరేట్ ముందు నకిలీ వేతనాలు మరి ఎరువులు అమ్ముతున్న వాళ్లకు వ్యవసాయ అధికారులు వాళ్ళ షాప్స్ను సీజ్ చేసి 2 రోజుల్లోనే మళ్ళా వాళ్ళ లైసెన్స్ రద్దు చేసి 2 రోజుల్లోనే మళ్ళా వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఇచ్చి దోచుకుంటున్నారు గరీబోళ్ళనని ఈరోజు కలెక్టరేట్ ముందు ధర్నా చేస్తున్నాం. ఈ దేశంలో మరి ఈ రాష్ట్రంలో దొంగల పాలన అయిపోయింది. మరి మేడం చెప్పినట్టు వేతనాలు పెట్టే ముందే ఇది చేసేది ఉండే, కానీ తర్వాత ఆ వేతనాలు కొనొద్దు ఈ వేతనాలు కొనొద్దని స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారు. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ ఏ షాప్ సీజ్ చేసినారు, మరి వాళ్ళకి ఎందుకు రిలీజ్ చేసినారు, వాళ్ళకి లైసెన్స్ ఎందుకు మళ్ళీ ఇచ్చినారు, అది క్లారిటీ ఇవ్వాలని అడిగితే అది మా చేతిలో లేదు, వాళ్లకు రేట్ గురించే ఉండే, ఓన్లీ మీడియాకి చూపెట్టడానికి మేము సంవత్సరంకి ఇన్ని షాప్స్ సీజ్ చేసినాం, ఇంతమంది మీద కేసు చేసినామని చేస్తున్నారు. మళ్ళా కుమ్మకై డబ్బులు తీసుకొని వాళ్ళు ఒకటే అని निरूपिస్తున్నారు. शहर बोधन के मारूफ ताजिर अहमद मोइन खान अलमारूफ बाबा NRI को MLA बोधन शकील आमिर ने बहैसियत सदर माइनॉरिटी सेल TRS बोधन नामजद किया. उनके अलावा अवैस खान को जनरल सेक्रेटरी, जुबैर हबीबी को वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी सेल बोधन मुकर्रर किया गया. सदर माइनॉरिटी सेल ने मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर भी किया और आवाम को यकीन दिलाया कि वो किसी भी मसले के फौरी हल के लिए रुकन असम्बली से फौरी तौर पर नुमाइंदगी करेंगे. इस मौके पर नायब सदर नशीन बल्दिया एहतशामुद्दीन सोहेल और स्प्रिंग बेकर्स की जानिब से सदर माइनॉरिटी सेल वकाज़न TRS सैयद अशफाक अली को नामजद किए जाने पर तहनीत पेश की गई. माइनॉरिटी प्रेसिडेंट के लिए मुझे मुंतखब किया गया है. मैं सबसे पहले हमारे हरदिल अजीज़ MLA जनाब शकील आमिर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अल्फाज तो नहीं है कि मैं इनका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन जितना मुमकिन हो सके मैं ये शुक्रिया अदा करता हूँ. उन्हीं की बदौलत आज मुझको ये ओहदा मिला है और ख़ासकर खुसूसन माइनॉरिटी के सिलसिले में जो माइनॉरिटी के जो मसाइल हैं और इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और हमारे जो माइनॉरिटी के जो भी मसाइल रहेंगे मैं हमारे MLA साहब के सामने रखूँगा और जितना हो सके नुमाइंदगी करूँगा और वो जो मसाइल है उन्होंने इंशाअल्लाह हल करने की पूरी कोशिश करेंगे. जो MLA साहब ने मुझ पर एतमाद किया है मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा और आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और शकील भाई का पूरा साथ दीजिए. जो भी आज मैं वो शकील भाई की बदौलत हूँ, उन्होंने मुझ पर जो भरोसा किया है और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा, जो हर ईमानदारी से अपने फ़राइज़ का अंजाम दूंगा. आज चंद एजुकेशन वॉलंटियर्स ने BC वेलफेयर सोसाइटी के सदर R कृष्णैया के हमरा एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस रूबरू LB स्टेडियम धरना दिया. बातज़ा मीडिया से बात करते हुए R कृष्णैया ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से पिछले कई महीनों से एजुकेशन वॉलंटियर्स इंतहाई मुश्किल माली हालात से गुजर रहे हैं. ऐसे में उन्हें कोई इमदाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा. उन्होंने कहा कि CM KCR की जानिब से प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स को 25 किलो चावल और 2000 रुपये माहाना इमदाद के तौर पर देने का ऐलान किया गया, लेकिन एजुकेशन वॉलंटियर्स को क्यों नज़रअंदाज किया गया. 16,000 विद्यावान काम कर रहे हैं, वो लोगों को 14 मंथ से सैलरी नहीं दे रहे हैं. उसके वास्ते और को रिन्यूअल नहीं कर रहे हैं. उसमें बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन भी है, MSc BEd MA BEd, वो लोगों को और टेट पास हुआ ऐसे वाला है, वो लोगों को सब लोगों को रिकवरेज करना और पेंडिंग सैलरी पूरा देना और ऑटोमेटिक रिन्यूअल देना बोल के ये दिन में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करेगा और मिनिस्टर से भी फोन में बात करें. इधर क्या है, मुख्यमंत्री KCR साहब मोर देन 2,20,000 लोग वो लोग प्राइवेट स्कूल्स में काम कर रहे हैं, वो लोगों को 2,000 दे रहे हैं और 25 kg चावल दे रहे हैं. वो प्राइवेट स्कूल में काम करने वालों को दे रहे हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वालों को देने में क्या तकलीफ है गवर्नमेंट को. सो अदर डिपार्टमेंट में वो कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय बहुत लोग हैं, वो लोगों को सैलरी फुल सैलरी दे रहे हैं. विद्यावान को 12,000 का बहुत कम है वो सैलरी, वो भी नहीं दे रहे. वो लोगों का कांग्रेस कैसा जीतना.
बॉक्सिंग की दुनिया में तेलंगाना का नाम रोशन करने वाले इंटरनेशनल बॉक्सर निखत जरीन को तेलंगाना के मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने तहनीत पेश की। तफसील के लिए देखिए यह रिपोर्ट। फेमस इंटरनेशनल फीमेल बॉक्सर निखत जरीन की सलाहियतों, उनकी मेहनत, लगन और कामयाबियों का एतराफ़ करते हुए उन्हें बैंक ऑफ इंडिया में स्पोर्ट फोर्ट के तहत ऑफिसर का रैंक दिया गया। तेलंगाना के स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म मिनिस्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने उन्हें तहनीत पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना के जिले निजामाबाद की एक मॉडल क्लास फैमिली से कामयाबियों की बुलंदी को छूने वाली निखत जरीन की खूब तारीफ की। साथ ही उन्होंने कहा कि नई रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद सीएम केसीआर ने रियासत के एथलीट और खिलाड़ियों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार करने का काम किया है। निखत जरीन की इस तहनीती तकरीब में तेलंगाना टूरिज्म एंड कल्चरल सेक्रेटरी के श्रीनिवास राजू, निखत जरीन के वालिद जमील व दीगर मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए निखत जरीन ने अगले मुकाबले के लिए अपनी तैयारियों और अपनी कामयाबियों के बारे में तफसील बताई। ब्यूरो रिपोर्ट, बीबीएन न्यूज़। रशिया में और कजाकिस्तान, दुबई, इस्लामाबाद, टर्की, एक साल में वो 5 कंट्रीज में पार्टिसिपेट होके वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। बचपन से निजामाबाद में पैदा होके निजामाबाद से हैदराबाद तक गांव में प्रैक्टिस करके ऑर्डिनरी घर से आके अब तेलंगाना को नाम लाया और देश को भी अच्छा नाम लाया। अभी रिसेंटली जो मार्च में इस्तांबुल में कंपटीशन हुआ था, जिसमें हालांकि मुझे ब्रॉन्ज मेडल हासिल करी मैं, और उसमें मैं फर्स्ट क्वार्टर फाइनल प्री क्वार्टर फाइनल में करंट वर्ल्ड चैम्पियन 2019 की उसको मैं हराई, रशिया की है। एंड फिर क्वार्टर फाइनल में 2 बार वर्ल्ड चैम्पियन कजाकिस्तान की बॉक्सर को हराई मैं। तो 1 साल के लॉकडाउन के बाद कमबैक करी 1.5 महीने की ट्रेनिंग करके, फिर भी मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस दी और 2 वर्ल्ड चैम्पियंस को हरा के मेरे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और उसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई है अपने देश के लिए, अपने तेलंगाना स्टेट के लिए मेडल हासिल करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ऐसे ही और अच्छा परफॉर्मेंस देके मैं तेलंगाना का नाम रोशन करूंगी और साथ ही साथ अपने देश का भी नाम रोशन करूंगी। और आज इस दौरान हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ सर मुझे उस मेडल के जीतने के उसके ऊपर मुझे आज फेलिसिटेट करे, और हमारे चेयरमैन सर भी आए हैं, वेंकटेश्वर सर, एंड अपने सेक्रेटरी सर भी आए, तो तीनों मिलके मुझे आज सम्मानम करे, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आने वाले उनके सपोर्ट की वजह से आने वाले कंपटीशन में भी मैं अपना बेस्ट दूंगी और अपने स्टेट तेलंगाना स्टेट और अपने कंट्री के लिए भी अपना नाम रोशन करने की पूरी कोशिश। और बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से भी मेरे को ऑफिसर पोस्ट का जॉब दिए, तो मैं उसके लिए भी आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारे श्रीनिवास गौड़ सर से मिलके आज उन्होंने मेरे को मुबारकबाद दी, तो बहुत खुशी हुई है उनसे मिलकर। और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए मैं अपने तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के इलाके राजेंद्र नगर, अत्तापुर, लक्ष्मी नगर के रिहायशियों ने योगा किया। इस मौके पर योगा की अहमियत बयान की गई और मौजूदा कोरोना दौर में योगा से होने वाली जिस्मानी और जहनी मजबूती को भी बयान किया गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके शामिर पेट में 2 डॉक्टर्स भाइयों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। शुरुआती इत्तलात के मुताबिक दोनों डॉक्टर्स शामिर पेट तालाब के पास खड़े हुए थे कि हादसाती तौर पर एक भाई पानी में गिर पड़ा। इसे बचाने की कोशिश में दूसरा भी तालाब में उतरा और दोनों की ही डूबकर मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी कर ली है या फिर उनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। दोनों डॉक्टर्स भाइयों की शनाख्त 27 साला गौतम और 24 साला नंदन के हैसियत से हुई है, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते थे।
हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी क्वांटिटी में ड्रग पकड़ा गया। पीर की सुबह तंजानिया से हैदराबाद पहुंचने वाले तंजानिया के शहरी जॉन विलियम्स नामी एक शख्स से DRI के अहदेदारों ने बड़ी मकदार में यह हेरोइन जब्त की। इस ड्रग की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई है। अहदेदार इस बात को मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने इतनी बड़ी मकदार में ये ड्रग कहाँ से लाई और कहाँ ले जाया जा रहा था। काबिल जिक्र है कि सिर्फ इसी महीने में दूसरी मरतबा इतनी बड़ी मकदार में शमशाबाद एयरपोर्ट पर मंशियात पकड़ी गई है। कोरोना के दौर में फैली ब्लैक फंगस नामी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों पर हैदराबाद पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत हैदराबाद में ऐसे इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने और इंतहाई ज़्यादा कीमतों में इन इंजेक्शंस को बेचने वाले एक गैंग को बेनकाब किया गया। इस गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 36 इंजेक्शंस बरामद किए गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस ज़िमन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन मुलज़मीन और इस केस की तफसीलात बताई। साथ ही उन्होंने आवाम से अपील भी की कि अगर वो कहीं ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इन इंजेक्शंस की ब्लैक मार्केटिंग करते हुए कहीं देखे तो पुलिस को इन्फॉर्म करे। एम्फोटेरिसिन बी और ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शंस होते हैं उसका ब्लैक मार्केटिंग के लिए ये लोग करते थे और जिसमें 36 इंजेक्शंस का रिकवरी हुआ। ये पूरे गैंग जो MRP प्राइस है 8,500 और कुछ 7,400 उसका ब्लैक मार्केटिंग में 35,000 और 50,000 रुपीस में बेचते थे। इसमें अभी तक जो अक्यूज हैं उनका डिटेल है के क्रांति कुमार, नेटिव ऑफ कुकटपल्ली हैदराबाद, नंगुनुरी वेंकट दिनेश, ओनर ऑफ MS शंकरी फार्मेसी, विवेकानंद नगर कुकटपल्ली हैदराबाद, शिकाकोला श्रीनिवास एलियस श्रीनिवास, ओनर ऑफ बालाजी मेडिसिन स्टोर beside नवोदय स्कूल शिरडी हिल अंजैया नगर जगतगिरी गुट्टा। और ये लोग कॉमन पब्लिक को ब्लैकमेल करके ब्लैक मार्केटिंग करते थे। इसमें अभी तक हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से टोटल 58 केसेस बुक हुए हैं जिसमें 136 पर्सन्स की गिरफ्तारी हुई है और इंजेक्शंस टोटल 450 सीज हुआ है। प्रेस और मीडिया के तरफ से पब्लिक को एक गुजारिश, एक अपील भी है कि आप इस तरह का अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आता है तो आप हमसे शेयर करें, व्हाट्सएप पे या कॉल करें। नंबर है 9490616555। कोडंगल में गैरकानूनी तौर पर बिना लाइसेंस के कॉटन के बीज बेचने वाली नागेंद्र अम्मा नामी एक खातून को गिरफ्तार किया गया। SI अपैया ने बताया कि पूछताछ करने पर नागेंद्र अम्मा ने बताया कि कर्नाटक के गोरोमेटिकल धनलक्ष्मी फर्टिलाइजर से उसने ये सीड खरीदे थे। पुलिस ने इसके कब्जे से 30 क्विंटल कपास के सीड्स यानी बीज जब्त किए। కొడంగల్ మండలం అన్నారం గ్రామంలో మనకు మా యొక్క స్పెషల్ టీం వాళ్ళు రైళ్లలో ఒక నాగేంద్రమ్మ గారి ఇంట్లో ఇల్లీగల్గా పత్తి విత్తనాలు ఉన్నాయన్న సమాచారం మేరకు డిస్ట్రిక్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టీం వాళ్ళు SP గారి నేతృత్వంలో రైడ్ చేస్తే అక్కడ కొన్ని ప్యాకెట్లు దొరకడం జరిగింది. ఆమెను విచారించగా ఆమె అట్టి ప్యాకెట్లు ఏదైతే కర్ణాటక రాష్ట్రం గురుమిట్కల్ ఉందో గురుమిట్కల్లో ఉన్నటువంటి ధనలక్ష్మి విత్తనాల షాప్ నుండి పర్చేజ్ చేసినాను. గత 2-3 సంవత్సరాల నుంచి కూడా అక్కడి నుంచి కొనుక్కొచ్చి గ్రామంలో వివిధ రైతులకు అమ్ముతున్నా అని చెప్పడం జరిగింది. ఆమె కన్ఫెషన్ మేరకు ఈ నోట్ చేసుకో కన్ఫెషన్ రాసుకొని ఆ రోజు ఆమెను కూడా లీగల్ యాక్షన్ తీసుకున్నాం। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में लॉकडाउन के अख्ताम के बाद इंटर स्टेट बस सर्विस हुई शुरू। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के लिए आज से ही सर्विस का आगाज, जबकि महाराष्ट्र के लिए बस सर्विस कल मंगल से होगी शुरू। पंद्रह महीनों के इंतजार के बाद फिर ट्रैक पर दौड़ेंगी MMTS। साउथ सेंट्रल रेलवे का ऐलान, 23 जून से शुरुआत में 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी।
सीएम केसीआर ने किया वरंगल का दौरा, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का रखा संग बुनियाद। वरंगल अर्बन जिले को हरमकुंडा के नाम से तब्दील करने का भी किया ऐलान। वरंगल दौरे के मौके पर बेरोजगार नौजवानों की मुखालिफत का सीएम केसीआर को करना पड़ा सामना। केसीआर के काफिले के दौरान बेरोजगार नौजवानों के प्रोटेस्ट से थोड़ी देर के लिए मची अफरा तफरी। मखदूश उस्मानिया अस्पताल का सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के एमएलएज और एमएलसीज के हमरा किया दौरा। सीएम केसीआर से उस्मानिया अस्पताल की नई बिल्डिंग की जल्द तामीर का किया मुतालबा। नाम उस्मानिया और आर्किटेक्चर मौजूदा इमारत की तर्ज पर तामीर करने पर दिया जोर। तेलंगाना में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी जारी। पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 1197 केसेस, 9 की मौत। सबसे कम 1 केस निर्मल में तो सबसे ज्यादा 84 केसेस नलगुंडा में हुए दर्ज। बीबीएन न्यूज में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।